आपका MK क्लासरूम में, जहां हम कंसेप्ट को समझते हैं बिल्कुल सिंपल और इंगेजिंग तरीके से। आज का टॉपिक है केमिकल रिएक्शन, मतलब वो चीज़ें जो केमिस्ट्री को इतना फैसिनेटिंग और मैजिकल बनाती है। आपने कभी सोचा है एक कैंडल जलने पर वैक्स क्यों पिघलता है, या आयरन में रस्ट यानी जंग क्यों लगता है? ये सब होता है केमिकल रिएक्शन की वजह से। जी हाँ, केमिकल रिएक्शन जो क्लास 8, 9 और यहाँ तक के 10 के भी सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक केमिकल रिएक्शन। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। हर कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, कौन कौन से टाइप के रिएक्शंस है, और उन रिएक्शंस को हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। और लास्ट में हम ये देखेंगे चैप्टर के कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है और इसे जानना क्यों ज़रूरी है हम लोगों के लिए। तो आइए देखते हैं व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन है क्या? व्हेन वन और मोर सब्सटेंस, जब एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड, में केमिकल चेंज होता है, और ये केमिकल चेंज जब होगा तो इसके साथ एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगा या लिबरेट होगा, यानी जो कंपाउंड है वो एनर्जी रिलीज करेगा। उसके बाद एक या एक से ज़्यादा नए प्रोडक्ट्स बनेंगे, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। यानी एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस में जब चेंज होगा केमिकल चेंज का मतलब सब्सटेंस के अंदर उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, तो एक नया कंपाउंड बनेगा। उसे हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो एक केमिकल रिएक्शन के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे केमिकल रिएक्शन में हम लोग क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहला, एवोल्यूशन ऑफ गैस। एक केमिकल रिएक्शन में गैस इवॉल्व होगा। कलर चेंज देख करके हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। टेम्परेचर में चेंज होगा, बदलाव आएगा। एनर्जी चेंज होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, और कुछ केमिकल रिएक्शन में स्टेट यानी सब्सटेंस का जो स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, वो बदल जाता है। तो केमिकल रिएक्शन एक या एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर सकते हैं। Now the first is evolution of gas. कुछ केमिकल रिएक्शंस में रिएक्शन के बाद गैस इवॉल्व होता है। जैसे इस रिएक्शन का एग्जांपल हम लेते हैं, जिंक प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करते हैं आपस में, तो दो प्रोडक्ट बनता है। एक तो जिंक क्लोराइड ZnCl2, और साथ ही H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होता है। Now the second one is change in color. Some chemical reactions are accompanied by a change in color. कुछ केमिकल रिएक्शन हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पहचानते हैं कि उसमें कलर चेंज होता है। जैसे लीड नाइट्रेट कलरलेस होता है। When colorless lead nitrate reacts with potassium iodide Ki, ये क्या बनाता है? येलो प्रेसिपिटेट बनाता है ऑफ लीड आयोडाइड PbI2। येलो प्रेसिपिटेट बनाता है लीड आयोडाइड का, एंड कलरलेस पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म करता है ये। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कलर चेंज के कलरलेस लीड नाइट्रेट जो है वो येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड फॉर्म करता है। थर्ड इज चेंज इन टेम्परेचर। कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? टेम्परेचर चेंज होता है। ये जो टेम्परेचर चेंज है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। ये इस टाइप के रिएक्शन को एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक नेचर के होते हैं। ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक नेचर क्या है, ये हम लोग आगे चल के रिएक्शन में इसी वीडियो में समझेंगे विथ एग्जाम्पल्स।
Now next characteristics is change in energy. Chemical reactions often involve a change in energy. During a chemical reaction, energy या तो evolve होगा या absorb होगा. जैसे in combustion reaction, energy is released, such as the burning of a fuel. जब fuel जलता है, ठीक है, तो क्या होगा? Energy form होगा. Next is formation of precipitate. Now what is precipitate? ये is a kind of reaction. इस precipitation reaction है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें हम लोग समझेंगे precipitate क्या है. तो some chemical reactions है जिसमें precipitate form होता है. जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं, बेरियम क्लोराइड BaCl2 विथ सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो दो कंपाउंड बनेगा. एक बनेगा बेरियम सल्फेट और दूसरा सोडियम क्लोराइड. ना ये जो बेरियम सल्फेट है ये प्रेसिपिटेट है. देखिए प्रेसिपिटेट को डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं और जब रिएक्शन में गैस इवॉल्व होता है तो अपवर्ड एरो यूज करते हैं गैस इवोल्यूशन को दिखाने के लिए. और यहाँ पे बेरियम सल्फेट जो है वो डाउनवर्ड एरो है, तो ये एक प्रेसिपिटेट है. प्रेसिपिटेट क्या है आप समझ जाइए. जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, मान लीजिए आप वो जो क्लासरूम में आप जो चौक से लिखा जाता है बोर्ड पर, टीचर जो लिखते हैं, वो चौक पाउडर आप जमा कर लीजिए और उसको घर ले आइए. एक छोटा सा कप ले लीजिए या ग्लास ले लीजिए और उस पूरे चौक पाउडर को आप वाटर में मिक्स कर दीजिए. मिक्स करने के बाद जब आप उसको चम्मच से स्टर करेंगे, उसके बाद उसको आप रख दीजिए किसी टेबल पे या कहीं भी रख दीजिए. थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि सारा जो चौक पाउडर है वो नीचे तह में, बॉटम ऑफ द ग्लास, उसमें वो बैठ गया है. तो ये जो है ये एक तरह का प्रेसिपिटेट का एग्जाम्पल है. जैसे आप रास्ता चलते हैं, रास्ता चलते चलते कभी देखिएगा किसी गड्ढे में आपका पाँव चला गया. ऊपर से आपको दिख रहा था गड्ढे में पानी है, लेकिन जब आप पाँव बाहर निकालते हैं तो आप क्या देखते हैं? पाँव में पूरा कीचड़ लग गया है, मिट्टी लग गई है. तो ये क्या है? ये एक तरह का प्रेसिपिटेट का एग्जाम्पल है कि ऊपर में लिक्विड है और नीचे जो है वो सब्सटेंस बैठ जाता है. नेक्स्ट इज चेंज इन स्टेट. नाउ एक मैटर का 3 स्टेट है, हम लोग जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. कुछ रिएक्शंस में स्टेट बदल जाता है. जैसे अमोनिया गैस जो है NH3 जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, तो अमोनिया भी गैस है और हाइड्रोजन क्लोराइड भी गैस है. दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये लोग बनाते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जो सॉलिड होता है. तो देखिए दो गैस मिलके क्या बनाया? सॉलिड बनाया. तो यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे. नाउ ऐसे तो केमिकल रिएक्शंस के कई सारे टाइप्स हैं, लेकिन हम यहाँ जो पढ़ेंगे, जो समझेंगे, 8 मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हमें केमिस्ट्री के मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में देखने को मिलता है. यही टाइप्स होंगे केमिकल रिएक्शंस के. जैसे नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नंबर 4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नंबर 4 प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. देखिए यही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है जो आगे हम लोग समझेंगे. नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, देन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके इन रिएक्शंस को कि हैं क्या और इनकी एग्जांपल्स. नाउ द फर्स्ट टाइप इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन वर्ड से आपको पता चल रहा है जहां पे कोई चीज कंबाइंड होता है. तो यहाँ पे दो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो आपस में कंबाइन करेंगे, ठीक है, और एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा. तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई चीज सिंथेसाइज हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं. ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, ए एक रिएक्टेंट है या एक कंपाउंड है, ये एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है. बी एक रिएक्टेंट है, दोनों मिलके ए बी एक सिंगल प्रोडक्ट है, वो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है. एग्जाम्पल ले लेते हैं. Mg इज मैग्नीशियम, O2 इज ऑक्सीजन. Mg और O2 दोनों मिलके बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड. यहाँ पे देखिए दो रिएक्टेंट है, मैग्नीशियम अलग रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन अलग रिएक्टेंट है, दोनों मिलके बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड.
सो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उम्मीद है आपको अभी तक जो भी बताया गया है समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ इन डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है, रिवर्स है। वहां पे क्या था, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहा था और इसमें एक रिएक्टेंट ब्रेक होके दो प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं हम लोग। और एक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकता है, हीट के फॉर्म में हो सकता है जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं, और लाइट के फॉर्म में हो सकता है। अगर हीट के फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी अगर हम लोग यूज करेंगे तो इसका बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। H2O ब्रेक हो जाता है H+ और OH- आयन में। यहाँ वहाँ भी एक जो रिएक्टेंट है वो टूट के दो प्रोडक्ट बनाता है। जैसे यहाँ AB एक रिएक्टेंट हो गया और ये ब्रेक होके दो प्रोडक्ट A और B बना रहा है। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन इन विच वन और मोर एलिमेंट रिप्लेसेस और डिस्प्लेसेस द अदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। एक एलिमेंट जो है वो किसी दूसरे एलिमेंट को किसी कंपाउंड से रिप्लेस करता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह पे अपना दूसरे एलिमेंट को हटा के वहां पे खुद आके बैठ जाता है। जैसे जिंक और कॉपर सल्फेट। जिंक सॉलिड है, एक्वस कॉपर सल्फेट के साथ जब इसे रिएक्ट कराएंगे तो ये जिंक जो है ये कॉपर को यहाँ से रिप्लेस करेगा, कॉपर सेपरेट हो जाएगा और खुद सल्फेट के साथ ये मिलके जिंक सल्फेट फॉर्म करेगा। इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे AB एक कंपाउंड हो गया, ये कॉपर सल्फेट में कॉपर A और SO4 को B मान लीजिए, और C जो है ये जिंक है। तो जब ये रिएक्शन होगा तो क्या होगा, इस C जो है ये कॉपर को हटा के उसके जगह पे खुद आ जाएगा और बन जाएगा AC एंड B। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो कंपाउंड होंगे और दोनों में आयन एक्सचेंज होगा। आयन एक्सचेंज का मतलब देखिए, हर एक कंपाउंड में जैसे A और B है तो एक पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट जो है दैट इज कैटायन यानी पॉजिटिव, और दूसरा वाला जो पार्ट है वो एनायन होता है, नेगेटिव होता है। तो एक कंपाउंड बनाने के लिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयंस या रेडिकल्स चाहिए, पॉजिटिव रेडिकल या नेगेटिव रेडिकल। तो AB जो कंपाउंड है उसमें A+ है और B-। ठीक वैसे ही XY एक कंपाउंड है, उसमें X+ है और Y-। तो इस प्लस को XY में से ये A रिप्लेस करेगा और ये X चला आएगा B के साथ, तो बनेगा हम लोगों के पास XB। यहाँ देखिए ये कंपाउंड बना XB और A पॉजिटिव है तो A चला आएगा X की जगह पे, तो बनाएगा AY। हमेशा प्लस यानी कैटायन पहले होता है और माइनस यानी एनायन बाद में होगा। इसे हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि दोनों कंपाउंड में से आयंस जो है या एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है, उनका जगह जो है बदल रहा है। देखिए एग्जांपल K2SO4 पोटेशियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड BaCl2। दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो पोटेशियम बेरियम की जगह पे चला जाएगा और क्लोरीन के साथ मिल जाएगा तो बनाएगा पोटेशियम क्लोराइड, और बेरियम और सल्फेट मिलके बनाएगा बेरियम सल्फेट। ठीक ना। अब जो है ये जो रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंडर आता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी लिखेंगे। ये बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट है, इसे हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी लिखेंगे और इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन केमिस्ट्री का एक वन ऑफ द मोस्ट
कॉमन और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? ये रिएक्शन हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जैसे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में हम लोग पढ़ते हैं दैट व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस इट्स फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेसिकली जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये दो कंपाउंड बनाएगा, एक बनाएगा सॉल्ट, दूसरा बनाएगा वाटर। सॉल्ट इज अ न्यूट्रल कंपाउंड। सो ये प्रोसेस जो है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। नाउ ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज आल्सो अ टाइप ऑफ double displacement reaction. Next is exothermic reaction. Now, chemical reaction in which heat energy is released. Exo means external. Okay. So exothermic means heat will release in the reaction. जैसे combustion of fuels, respiration. Respiration क्या है? रेस्पिरेशन हम लोग जो भी फूड खाते हैं वो ऑक्सीजन उसको बर्न करता है, हम लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है ये, वो बर्न करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है तो एक्सोथर्मिक इज अ सो रेस्पिरेशन इज अ काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। So neutralization reaction is an exothermic reaction. Condensation of water vapor, freezing of water, reaction of calcium oxide in water. These all are exothermic reaction. Next is endothermic reaction. Endothermic reaction means in the reaction in which heat is supplied or heat is absorbed from the surrounding. So chemical reaction in which heat energy is absorbed from the surrounding. These are called endothermic reaction. There are so many examples of endothermic reaction, जैसे photosynthesis, melting of ice, boiling of water, evaporation of water, sublimation of dry ice, thermal decomposition of calcium carbonate, cooking of food, electrolysis of water. इन सारे reactions में हमें heat देना पड़ता है। photosynthesis के लिए sunlight is the heat, melting of ice, अच्छा boiling of water, ये हम लोगों ने देखा है अपने घरों में कि water boil करते टाइम जब हम लोग उसको ओवन पे रखते हैं तो वो हीट लेता है और हीट लेके फिर वो पहले गर्म होगा फिर वो बॉईल करना शुरू होगा, ये हम लोगों ने देखा है। ठीक है, सो ये था एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो ये सारे थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। उम्मीद है आपको ये सारे जो 8 टाइप्स ऑफ रिएक्शन है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट is reactivity series. Now what is reactivity series and why it is important? reactivity series है क्या और हमें क्यों ये जानना जरूरी है reactivity series के बारे में? ना reactivity series ये एक टेबल है जहाँ पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। ना कैसे अरेंज किया गया है? इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, मतलब जो एलिमेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो सबसे ऊपर होगा, जो उससे नीचे है उसका रिएक्टिविटी कम होगा ऊपर वाले के कंपैरिजन में। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे आते जाएंगे, पोटेशियम से सोडियम, सोडियम से कैल्शियम, कैल्शियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम एंड सो ऑन, तो ये इनका रिएक्टिविटी जो है वो घटता जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे जैसे जो ऊपर वाला है वो उनका रिएक्टिविटी ज्यादा है और जो नीचे वाले हैं उनका रिएक्टिविटी कम है। ना अब सवाल उठता है ये रिएक्टिविटी सीरीज क्यों हमें पढ़ना चाहिए, क्यों जानना चाहिए? ना कोई भी केमिकल रिएक्शन, जैसे हम लोगों ने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा है, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मेटल दूसरे मेटल को एक कंपाउंड से रिप्लेस कर रहा है। तो अब सवाल उठता है कौन किसे रिप्लेस कर सकता है? तो तब काम आता है ये टेबल में जो ऊपर है वो नीचे वाले को किसी कंपाउंड से रिप्लेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस जिंक कैन रिप्लेस दिस कॉपर फ्रॉम द कंपाउंड ऑफ कॉपर, बट दिस कॉपर कैन नॉट रिप्लेस जिंक फ्रॉम इट्स कंपाउंड। आपको उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही है। ये जिंक जो है वो कॉपर को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ये ऊपर है, और ऊपर क्यों है? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है कॉपर से। लेकिन कॉपर की अगर बात करेंगे तो कॉपर जो है वो जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता है उसके कंपाउंड से, क्योंकि कॉपर का रिएक्टिविटी जिंक की रिएक्टिविटी से कम है। ठीक वैसे ही अगर हम लोग कैल्शियम और
जिंक का बात करते हैं तो कैल्शियम कैन रिप्लेस जिंक फ्रॉम इट्स कंपाउंड बट जिंक कैन नॉट रिप्लेस कैल्शियम। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही है ना। अब आप देखिए नॉन हाइड्रोजन, देखिए ये हाइड्रोजन, अब आप सोचेंगे हाइड्रोजन तो गैस है, ये एक नॉन मेटल है, तो इसे मेटल के सीरीज में क्यों रखा गया, मेटल के बीच में इसको क्यों रखा गया? नो, इसका एक रीजन है। हाइड्रोजन है तो नॉन मेटल, लेकिन इसके अंदर इसका एक प्रॉपर्टी है जो इसे मेटल जैसे बिहेव कराता है और मेटल के बीच में इसे लाके रखता है। तो क्या प्रॉपर्टी है वो? ये हाइड्रोजन जो है ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, डोनेट करके ये पॉजिटिव आयंस जो है ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है। इसीलिए इसे हम लोग, तो पॉजिटिव चार्ज कौन एक्वायर करेगा? ये सारे मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो K+, Na+, ये हम लोगों ने जाना है, Ca+2 होता है, Mg+2, ठीक है। उसी तरह हाइड्रोजन के ऊपर H+ हम जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। आप अपनी केमिस्ट्री के बुक में देखिएगा, जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो आपको H+ बहुत जगह पे दिखेगा। तो H+ जो है वो मेटल का प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है वो सारे मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। हाइड्रोजन जस्ट लाइक अदर मेटल्स कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स पॉजिटिव आयन। अच्छा, इसमें रिएक्टिविटी सीरीज में अभी मैंने जैसे कहा कि जो ऊपर वाले मेटल्स है वो नीचे वालों को रिप्लेस कर सकते हैं उसके कंपाउंड से, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, लेकिन नीचे वाला जो है वो ऊपर वालों को रिप्लेस नहीं कर सकता है। ये था केमिकल रिएक्शंस, उनका डेफिनेशन, उनके टाइप्स। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू देखने के लिए, समझने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।